अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, कलअदम तंजीम का एहतजाज इस वक्त जारी है। अहम सड़कें बंद हो चुकी है, इंडस्ट्रियल हब इस वक्त जाम हो चुका है, सियाहती इलाके वीरान हैं। कल वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया है। फवाद चौधरी ने बताया कि ये इजलास कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र तलब किया गया है और इसमें मजीद और अहम फैसले भी कल लिए जाएंगे। क्या होगी कल अहम सिचुएशन, क्या हो सकती है और अभी इस वक्त कलअदम तंजीम का जो एहतजाज है वो कहां पहुंचा है, करंट अपडेट्स आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत हुई है। नेस्ला टावर खाली करवाने की डेडलाइन इस वक्त खत्म हो चुकी है, लेकिन मकीन अभी भी फ्लैट्स के अंदर मौजूद है। मुकामी इंतजामिया ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब यहाँ पर अगला लाया अमल क्या होगा, टावर गिराया जाएगा और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, ये देखना होगा। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन शाकिर शुजाबाद की हालत जार वीडियो वायरल होने से इमदाद तक के ऐलान तक की तमाम स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज करूंगी। मेरे प्रोग्राम में स्काइप के थ्रू मौजूद है सहाफ़ी तजियाकार जान और स्टूडियोज में सहाफ़ी तजियाकार अदील वड़ाइच में ज्वाइन करें। अदील, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। देख अदील, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, कलअदम तंजीम का जो मामला चल रहा है, कल वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया है। शहरियों को नहीं पता इस वक्त सिचुएशन क्या है, हर कोई एक दूसरे से पूछ रहे कि भी क्या हालात हैं, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नहीं। अफरा तफरी का एक आलम है, सड़कें बंद हैं और अगर हम इंडस्ट्रियल हब की बात करें तो वो भी इस वक्त जाम हो चुका है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है। अभी तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये एहतजाज कहां पर पहुंचा है और आगे उनका क्या लाया अमल है, मुज़ाकरात इस वक्त कहां तक पहुंचे हैं, फिर आगे मजीद भी इस पे बात करते हैं। जी मारिया, जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान से हमारी बात हुई है, जो साथ साथ इसको कवर करते आ रहे हैं, जो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, तो इस वक्त गुजरांवाला में ये दाखिल हो चुका है इनका जो मार्च है और ये वहीं पड़ाव करेंगे। कल इस बात का इम्कान है कि ये गखड़ पहुंचेंगे और उसके बाद असल जो पॉइंट होगा ना, जहां पर पहली बड़ी रुकावट इनके सामने आएगी वो आएगी गुजरात के मुकाम पर। गुजरात के मुकाम हाँ, उसकी रीजन ये है कि जाहिर है गुजरात और वजीराबाद के दरमियान में जो दरिया है, दरियाए चनाब, उसके पुल की इस वक्त की जो सूरत हाल, अब्दुल इस्लाम साहब हैं, हमारी उनसे बात भी हुई अभी कुछ देर पहले, वो वहीं पर मौजूद थे। तो पुल को, एक तो होता है ना कि पुल को कंटेनर लगा के बंद किया जाता है, पूरे पुल पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, 3 लेयर्स में ये रोकने का फैसला किया गया क्योंकि इंतजामिया ने अभी तक जो ये आगे मूव करते जा रहे हैं, अभी गुजरांवाला पहुंचे और आगे मूव कर रहे हैं, तो अभी रेजिस्टेंस नहीं है इस वक्त कोई। अच्छा। लेकिन इनको वहां पर, क्योंकि वहां पर रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है, वहां पर पुलिस है, एलीट वहां पर मौजूद है और कंटेनर से पहले खंदक भी खोदी गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं, फिर मट्टी के ढेर लगाए गए हैं, फिर कंटेनर्स हैं, फिर मुख्तलिफ लेयर्स में पुलिस की और रेंजर्स की सिक्योरिटी है। तो ये उन्होंने तय किया कि इससे आगे इनको नहीं आने देना और ये वाकई वो पॉइंट होगा जिससे आगे उनका आना इतना आसान नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि दरिया क्रॉस करना है तो आगे आना है ना, और जीटी रोड के जरिए आपने आगे इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है, तो सिर्फ यही रास्ता है। तो उस पुल की तो सूरत हाल है ये। अमलन जीटी रोड और इसके अतराफ के जो अजला हैं मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। वहां पर बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है। जो इंडस्ट्रियल हब है ये मुकम्मल तौर पर ये बंद हो चुका है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और 1 हफ्ते से ये सूरत हाल जारी है कि वहां के शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है इस वजह से कि वहां पर ट्रैफिक का तो है इस वक्त सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह उसको सील किया गया है जीटी रोड को, लेकिन जो सफर कर रहे हैं वहां के अवाम कर रहे हैं। और ये मामला अब आगे भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी और खास तौर पे फैजाबाद के मुकाम पर भी जो कंटेनर्स हैं ये जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब असल सूरत हाल है वो ये है कि एक जानिब जो वफाकी वज़रा की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं कि रियासत के खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है इनमें किसी सूरत इनको नहीं छोड़ा जाएगा,
लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात में जो बताया जा रहा है कि साद रिजवी साहब को यहाँ ला के मुज़ाकरात हो रहे हैं और 2 शुरा के लोग भी हैं इनके साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जी शेख रशीद साहब हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात जरूर है कि एक जानिब वफाकी वज़रा ये बयान दे रहे हैं और वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात भी हैं। फैसल वावडा साहब कुछ बयान देते हैं, वो तो पिछले मुआहदे के बारे में ये कह देते हैं कि वजीर आजम को इल्म ही नहीं था। ये बहुत हैरानकुन है कि यानी इतना बड़ा एक हो रहा है, हैपनिंग हो रही है और उसमें वो टेलीविजन चैनल्स पे चीजें चल रही हैं। निजाम जिंदगी उस वक्त भी मफलूज हो चुका था और वजीर आजम को इल्म नहीं है। ये बड़ा हैरानकुन बयान है। फिर फारूक हबीब साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मुआहिदा उस वक्त होता है जब पासदारी हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि डंडे के जोर पर बात मनवाने की जिद पूरी नहीं होगी। और जो फवाद चौधरी साहब हैं उनका जो ट्वीट है कि जब तक लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को इदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरी जानिब हुआ था ना अदील जी मुआहिदा हुआ था, उस पे किस पे इंप्लीमेंट हो सकता है? मैं उस पे आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं पहले सिद्दीक की तरफ जाऊंगी। सिद्दीक, ये बताइएगा कि इस वक्त मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है? जैसे भी अदील ने भी कहा है कि एक तरफ जहां पर हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, वहीं पे अगर हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उसमें लहजा काफी सख्त था। तो इस सख्त लहजे के साथ किस तरह से मुज़ाकरात मुमकिन है? देखिए मारिया, एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि साद रिजवी साहब को इस्लामाबाद क्यों लाया गया है। उनको यहाँ लाने का मकसद ये है कि इस वक्त PLP की जो मेन लीडरशिप है वो सारी की सारी क्योंकि गिरफ्तार थी। इस वक्त 2nd और 3rd ईयर की जो लीडरशिप है वो इस वक्त इस धरने को लीड कर रही है। और मसला ये है कि उनको कारकुनान उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करते और उनके अंदर भी तकसीम है। एक ग्रुप है वो कहता है जी ये बात हमारी हो गई है, हमने इस तरफ जाना है। दूसरा ग्रुप कुछ कहता है। तो इस वक्त PLP भी 2 हिस्सों में तकसीम है। साद रिजवी साहब को लाने का मकसद यह है कि उनके साथ बरह रास्त मुज़ाकरात किए जाए, उनकी मौजूदगी में उनके शुरा के अरकान से बातचीत की जाए। उसकी रीजन यह है कि साद रिजवी साहब के हवाले से बताया था शेख रशीद साहब ने कि वो बहुत ताउन कर रहे हैं, लेकिन जब इदारे और हुकूमत ने जब बातचीत तय कर ली साद रिजवी के साथ और उसके बाद शुरा के अरकान से बात की तो शुरा के अरकान कुछ और कहते रहे। तो अब इन सबको इकट्ठे बिठाकर इनसे बात की जा रही है ताकि ये ना हो कि ये आपस में तकसीम हो। दूसरी हमारी ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कल भी कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो खबर यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात कर ही नहीं रही। मुज़ाकरात जारी हैं, कल रात से जारी हैं। तो ये जो तर्जुमान कलदम तंजीम कह रहे हैं कि हकाइक मस्क नहीं होने देंगे, मुज़ाकरात सामने लेके आने चाहिए, तो फिर ये क्या मामला है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है इस मामले पे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये बहुत खुशाइन बात है। मसला क्या है? मुज़ाकरात वही कर रहे हैं जिन पे TLP को भी एतमाद है, जिन्होंने खुदा न खास्ता अगर हालात खराब होते हैं तो उन्होंने ही हालात को संभालना है, वही मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए सिविल गवर्नमेंट के लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि इनको आगे नहीं आने देना, गोली चलानी है। एक बात मारिया ज़हन में रखें कि ये तो तयशुदा है, इस पे एक पेज पर है इदारे भी हुकूमत भी कि इनको इस बार पिंडी इस्लामाबाद नहीं आने देना। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये गुजरात से आगे होना चाहिए। TLP को ये क्लियर होना चाहिए कि इस बार उनको नहीं आने देंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं TLP बहुत कमजोर विकेट पे खड़ी है, लेकिन इदारे जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए मामलात को जो है वो इस नहज पर लाया जाए कि खुदा न खास्ता मजीद जाने ना जाए। और इसी कोशिश के तहत जो है वो साद रिजवी साहब को यहाँ लाया गया और बातचीत हो रही है। देखें मसला ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल होती है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस तरह के मॉब के ऊपर, इस तरह के लोगों के ऊपर जो है वो गोली चलाएं। ये बड़ा मुश्किल होता है। इदारे नहीं चाहते कि एक भी और इंसानी जान जो है वो पुलिस की तरफ से या मुजाहिरीन की तरफ से जाए। अब इसमें मसला कहाँ पर आगे रुका हुआ है? एक तो कल की मीटिंग बहुत अहम है। सलामती कौंसिल सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं, अगर इमरान खान साहब उस पर सबको मना लेते हैं कि वही करना है, तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस भी इमरान खान साहब को ही फेस करने पड़ेंगे। और अगर इमरान खान साहब इदारों की भी बात सुनेंगे, जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं उनको भी देखेंगे, और कोई जो वो कहना चाहते हैं अगर उसमें थोड़ा सा वो तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए वो चीज बेहतर होगी। देखिए ये कहना आसान होता है कि इनको अब हर सूरत में ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मारिया इस वक्त मुज़ाकरात में जो इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें उनको कहा जा रहा है कि आप गैर मशरूत तौर पर ये धरना खत्म करके वापिस चले जाएं मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, और आपके हवाले से जो भी चीजें हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप मानी जाएंगी, जो जायज बातें वो मानी जाएंगी।
सफीर वाला बात नहीं मानी जाएगी, इवन पार्लियामेंट में डिस्कशन वाली बात ही नहीं मानी जाएगी। बाकी 3 चीजें आपकी जो है वो कानूनी तरीके से मानी जाएंगी, आप इसलिए वापस चले जाएं। लेकिन अभी इस बात पे जो है मेन इस वक्त वो है इख्तिलाफ है, एक डेडलॉक है। ठीक है, वापस नहीं जाएंगे। मैं अदील से जानना चाहूंगी। अदील, बार बार जो तर्जुमान है और जो टीएलपी का जो मुतालबा है वो यही है कि वो बार बार यही कह रहे हैं, हम पहले दिन से यही मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाना चाहिए। तो ये तो जिस तरह अभी सदीक ने बताया कि तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या ऐसे मुतालबात हैं जो माने जा सकते हैं और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है? देखें, जो सबसे बड़ा मुतालबा है ना, जिस पे आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक मरतबा फिर जोर भी दिया कि जी हमारा तो मुतालबा ये फ्रांस के सफ़ीर वाला है, एक तो उन्होंने एक वाज़े कर दिया कि हमारा है कि इसको निकाला जाए। ये हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ये कहती है कि इस तरह तो कल को कोई और ग्रुप उठेगा, कल को कोई और तंजीम उठे, कल को कोई और जमात उठे और बोले कि जी फलां सफ़ीर को भी निकाल दो, इस तरह तो रियासत के अमूर नहीं चल सकते। तो ये मामला तो हुकूमत किसी तौर पे मानती नज़र नहीं आ रही। और इवन जो करारदाद वाला मामला है, जो जिस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में होनी है, वो कोई जाहिर है वो तो इन्होंने लिख कर दिया हुआ है, वो तो करारदाद पेश भी हुई थी और इस पर बहस होनी थी। लेकिन इसका भी, इसके हवाले से भी हुकूमत ये समझती है कि इसके जो असरात हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन के साथ, उस पर मनफी असरात पड़ेंगे, ये हुकूमत ये समझती है। जहाँ तक मामला है गिरफ्तार लोगों की रिहाई का, उसमें जिन लोगों पर तो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं उनका मामला अदालतों में जाकर जो है वो हल होना है। जो वैसे पकड़ दकड़ की गई है ना, उस पर तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक वैसे भी एक ठीक है, उन्होंने बता दिया कि रियासत की रिट को कायम रखना है, लेकिन ये हुकूमत का भी इम्तिहान है। जिस तरह सदीक जान साहब कह रहे थे, ये वाकई इतना आसान नहीं होता कि आप किसी पाकिस्तानी शहरी पे खुदा ना खास्ता गोली चलाएं। तो इस बात के इम्कानात हैं कि ये गुजरात में चिनाब के पुल तक, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है, वहां पहला प्रॉपर आमना सामना होना है, जहां से आगे इन्होंने नहीं उनको आने देना। तो उससे पहले मुज़ाकरात कामयाब हो ही जाएं तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं उनसे ही खुश असलूबी से अगर मामला हल होता है तो ये मार धाड़ या खुदा ना खास्ता कोई इंसानी जान का जो ज़िया हो जाए तो इसके बड़े जो है मनफी असरात होते हैं और उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट होती है जो उस वक्त की हुकूमत में जो मौजूद होता है। आप देख लें कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ दौर में क्या हुआ था, तो ये दाग जो है ये फिर बरसों दहाइयों नहीं उतरता। सिद्दीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जिस तरह हम देखते हैं ना कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और अब जब हुकूमत में आए हैं तो इमरान खान साहब को सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने ही अपोजिशन में किए गए दावों से उनको चैलेंज है। और अक्सर हम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को पीडीएम से खतरा नहीं है, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से खतरा है, यानी अपनी गवर्नेंस और इन चीजों से खतरा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, और ये मैं खबर की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मेरी जो मुज़ाकराती टीम के एक मेंबर है उनसे बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त पीएलपी को टीएलपी से ही खतरा है। मसला क्या हुआ है, टीएलपी के जब लोग आके उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो उन मुज़ाकरात में सफीर की वापसी वाला मामला जेर बहस था ही नहीं। लेकिन अब मसला पहले मुज़ाकरात हुए थे उनमें नहीं था ये मामला। नहीं, अभी जो अभी जो मुज़ाकरात हुए, ये जब शेख रशीद साहब ने कहा कि हम उनके तीनों बातें मान रहे हैं और सफीर वाली बात नहीं मानेंगे, वो ये कि देखें टीएलपी के मुज़ाकरात जो है वो 3 चीजों से थे, वो तीनों हुकूमत ने मान ली। साद रिजवी साहब की रिहाई वाली, इनके फोर्स रूल से लोगों को निकालने वाली और कलअज़म खत्म करने वाली। अब मसला यह है कि टीएलपी ने जो अवामी सपोर्ट हासिल की है वो तो की है फ्रांस के सफीर के मामले पे। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम इतने दिनों से हमने लोगों को बिठाया हुआ है, हम किस मुंह से लोगों को ये कहें कि जनाब अब हमने ये 3 बात मनवा ली है, अल्लाह हम भी जा रहे हैं। उनको मसला उनके अपने दावों से है, अपने नारों से है, जिस पॉइंट पे वो लोगों को लाए हुए उससे उनको मसला है। इसीलिए साद रिजवी साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है कि भाई आप अपने लोगों को समझाएं ये चीजें। लेकिन अब इस वक्त कमजोर विकेट पे इसलिए बार बार कह रहा हूं टीएलपी है क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बहुत सख्त डट गए हैं कि इनकी कोई अब बात नहीं मानी जाएगी। और इसलिए क्योंकि पहले टीएलपी ने यह भी कहा था शेख रशीद साहब को कि आप जैसे ही अनाउंस करेंगे हम उससे पहले रास्ते खोल देंगे, लेकिन उन्होंने एक रास्ता भी नहीं खोला। शेख रशीद साहब जैसे कह रहे हैं, और उनके अपने अंदर तकसीम है। एक ग्रुप उनका कहता है कि सफीर वाले मामले से पीछे हटना ही नहीं है, एक ग्रुप कहता है कि यार सफीर वाली चीज को मारे गोली, आप ये जो बाकी दिन मुतालबात है वो मनवाने दें। मुझे एक बात बताएं मारिया, मुझे एक बात बताएं,
कहाँ पे शरीयत में ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपका हुकूमत के साथ कोई मुआहदा है और वो हुकूमत पूरा नहीं करती और आप उस मुआहदे को पूरा करवाने के लिए इतने लोगों की जानें कुर्बान कर देंगे, कौन सी शरीयत में ये लिखा हुआ है? हमारे तरीके लब्बैक के भाइयों को भी ये बात सोचनी चाहिए। खुदारा कुछ मुल्क के ऊपर रहम करें, इंटरनेशनल हालात देखें, रीजनल हालात देखें, कितने लोगों की दोनों तरफ से जानें चली गई। देखें वो जो पुलिस वाले वो हमारे भाई थे, किसको पता है कि वो पुलिस वाले जो शहीद हुए वो बड़ा आशिक रसूल है या जो मारने वाला वो आशिक रसूल है? और अगर टीएलपी ये कहती है कि मारने वाले हम नहीं है, कोई और लोग हैं हमारे अंदर, तो ये तो फिर इससे भी खतरनाक बात है कि हमारा दुश्मन इंतशार फैलाने वाले कौन से अफराद? ठीक है, गैर मशरूत तौर पे खत्म करें। आप लोगों को बताएं कि देखें हम अपने अब देखना ये कि जो तमाम मुज़ाकरात जहां पर भी हो रहे हैं वो मामला अफ़ाम तहफ़ीम से हल होना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, बाद नाज़रीन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डिसाइड करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से नेस्ला टावर को गिराना है और साथ ही साथ जदीद मशीनरी इस्तेमाल करने का भी हुक्म दे दिया है। ये मामला कहां पर जाएगा, क्योंकि मकीन अभी भी फ्लैट्स के अंदर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इसको भी डिस्कशन करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर गिराने का तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। अब सिचुएशन ये है कि बिजली और गैस के जो कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं और कुछ लोग स्टिल वहीं पर मौजूद हैं, कुछ फ्लैट्स खाली कर दिए गए हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया है कि नेस्ला टावर गिराने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और दुनिया भर में देखे किस तरह से इमारतें गिराई जा रही हैं। तो अब सिचुएशन बहुत ऐसी आ रही है कि वक्त खत्म हो चुका है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब वहां पर हम क्या हालात देख रहे हैं? जी, हालात जो वहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए परेशान कुन है, क्योंकि इस वक्त सूरत ये थी, तकरीबन 44 ख़ानदान यहाँ पर आबाद थे, जिसमें 30 जो हैं जिनके पास जो यहाँ पर मालिकान के तौर पर रह रहे थे, 14 किराएदार के तौर पर थे। काफ़ी हद तक यहाँ से लोग जो अपना सामान निकाल कर तो चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, सामान जो है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पर सूरत ये है कि बिजली और गैस की कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका कहना यही है कि अब जो उनकी कीमत है वो अगर उन्हें अदा कर दी जाए ताकि वो कोई दूसरी जगह पर वो अपना मुतबादल इंतज़ाम कर सकें। ताहम इस वक्त सूरत ये है कि ज़्यादातर मकीन जो है उन्होंने अपनी सामान सारे निकाल लिए हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 10 से 12 घर ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, सामान वो अपना निकाल लें। लेकिन यहाँ पर सूरत लेके जो डेडलाइन है वो तकरीबन अब ख़त्म होने पर है, लोगों ने यहाँ से मूव करना है। जो तोड़ने के हवाले से बात की गई थी, जो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इस हवाले से कमिश्नर कराची ने जो है वो मुख्तलिफ जो है लोगों से तजवीज़ मांगी थी कि वो सामने आए या इसको कैसे तोड़ा जाए। तो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अभी तक तो कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जो इसको जिस तरह कराची में बिल्डिंग्स तोड़ी जाती हैं तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये वैसे ही जो है ये तोड़ी जाएगी, क्योंकि तकरीबन 15 मंजिला ये इमारत है और इसको अगर जिस तरह कराची में इमारत को तोड़ा जाता है अगर ये उसी तरह तोड़ी जाएगी तो इसको तोड़ने में काफ़ी जो है इसमें वक्त भी लग सकता है। काशिफ साहब, अतराफ की इमारतें भी हैं, जाहिर है उनको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचने का कोई खदशा तो नहीं है, क्योंकि अगर इसको जिस तरह कहा जा रहा था कि कुछ धमाके से को उड़ाया जाए या इवन वैसे भी इसको जब गिराया जाए, तो अतराफ में क्या सूरत हाल है? देखें, अगर तो जिस तरह इमारत तोड़ी जाती हैं कराची के अंदर, मुख्तलिफ हाई राइज जो पुरानी हो जाती हैं तो उनको तोड़ा जाता है, तो उसका तरीका ये होता है कि उसको टॉप फ्लोर से जो है वो तोड़ना शुरू किया जाता है और उसको नीचे की तरफ लाया जाता है। अगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह हम सुन रहे थे कि अगर उसको एक्सप्लोजिव लगाकर जो है वो गिराया जाए तो उसमें ये ख़तरा होता है कि आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। हम अभी तक तो ये चीज़ सामने नहीं आई है कि उसको उस तरह जदीद टेक्नोलॉजी से तोड़ा जाए कि क्योंकि उस जदीद टेक्नोलॉजी में तो जो पूरी इमारत है वो बिल्कुल इस तरह जो है वो ज़मीन बोस हो जाती है। लेकिन अगर उसको जिस तरह यहाँ पर तोड़ा जाता है, यानी मजदूरों को लाकर टॉप फ्लोर से तोड़ना शुरू किया जाएगा, उसके बाद उनके पिलर्स को ऊपर से नीचे तक जो है वो काटा जाएगा, तो उसमें तो साथ वाली इमारतों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं है। तो काशिफ साहब, ये किराएदार तो चले गए और मालिक मकान जो हैं वो बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आज वो बिजली और गैस के बगैर यहाँ पर रात गुजार रहे हैं। तो
इस वक्त हुकूमत को मशीनरी को इंतजामिया आपको को नजर आ रही है कि कोई इनको कोई फैसिलिटेट करे, यहां से कोई और जगह उनको कोई छत मुयसर कर दे, या बिल्कुल इनको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है कि जो चूंकि अदालत का हुक्म आ गया है इसको तो जाहिर है गिराना ही गिराना है, अदालत ने तो कानून और आइन के मुताबिक हुक्म देना होता है, लेकिन उसके बाद रियासत जो है जो मां की तरह होती है वो रियासत नजर आ रही है आपको, वो हुकूमत नजर आ रही है, वो आपको इंतजामिया नजर आ रही है, इनका कोई प्लान नजर आ रहा है, या ये सिर्फ इमारत गिराने के बाद जो है वो ये मामला जो है भूल जाएंगे? देखिए अभी तो सूरत हाल ऐसी है कि ये जो यहाँ पे रिहायशी थे, जैसे आपने कहा किराएदार तो चले गए, उन्होंने किराए का घर आज यहाँ नहीं लिया, कहीं और ले लिया, लेकिन जो मालिक मकान हैं उनके लिए माजरत से अभी तक हुकूमत की जानिब से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या कोई हो, उसकी जानिब से कोई आगे बढ़कर ये नहीं बताया गया कि हाँ ठीक है हम आपको ये जगह फराहम कर देते हैं, अभी आप लोग अपना सामान यहाँ रख लें, या आपके जो बिल्डर से वाजबात का मामला है उसमें इस तरह आपको वाजबात मिल जाएंगे। तो जो भी लोगों ने किया है वो अपनी मदद आपके तहत अपने लिए दूसरी मुतबादिल जगह जो है वो ली है, लेकिन यह सबसे बड़ा अहम मामला जो आने वाले दिनों में दिखेगा वो ये है कि ये तो हुकूमत जो कोर्ट ने कहा है कि इनको जो मार्केट वैल्यू से पैसे दिए जाने हैं, लेकिन वो पैसे जो है वो जो ऑनर है उसकी जानिब से, जो बिल्डर है उसकी जानिब से कब दिए जाते हैं ये अहम मामला होगा। और उसके बाद जब घर तब्दील किए जाएंगे इन तमाम लोगों की जानिब से, तो आपको पता है घर अगर ये किराए पर भी लेते हैं तो उसका एक फिक्स डिपॉजिट है, 6 महीने का रेंट देना होता है, वो तमाम मसाइल फिलहाल तो इनको खुद करने होंगे और कर भी दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया। अकोमोडेट अभी नहीं किया गया है। सिद्दीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी भी इस वक्त सोचने पर मजबूर है कि तमाम सिचुएशन हर एक को नजर आ रही है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, या हमारे इंसाफ देने वाले जो इदारे हैं, सबको मालूम है, लेकिन इन जिम्मेदारान को सजा क्यों नहीं दी जाती है? देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, असल बात तो यही है कि उनको क्यों नहीं सजा दी जाती जिन्होंने एनओसी दिया, क्योंकि अभी हम पूछ लेते हैं काशिफ साहब से कि अगर कराची में किसी ने कोई भी इमारत बनानी हो तो उसका प्रोसेस क्या है, वो किन किन इदारों के पास जाएगा, किस तरह शुरू करेगा, और अगर उन इदारों ने उस वक्त एनओसी दे दिया है तो क्या उन इदारों का कोई इसमें वो नहीं है, अमल दखल नहीं है? उन इदारों से पूछना चाहिए था, उन इदारों को छोड़ दिया गया, उनके जिम्मेदारान को छोड़ दिया गया। और दूसरा मेरा काशिफ साहब से सवाल ये है कि हमें ये बताया गया था कि कराची में कुछ 36,000 रफाई प्लाट हैं जिनके ऊपर इस तरह से कब्जे करके, चाइना कटिंग करके और मुख्तलिफ इमारतें बनाई गई हैं। तो अगर इस फैसले को मेयार बनाया जाए तो कितनी इमारतें हैं जो कराची में गिराई जाएंगी और ये किस तरह सूरत हाल जाएगी? ये तो आपका सवाल ऐसा है जिसका जवाब देते हुए भी जो है, मतलब मैं आपसे क्या कहूँगा, अगर इस तरह किया, अगर इसकी तादाद गिनना शुरू करेंगे जो रफ़ाई प्लॉट्स पर इमारतें हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि आप ज़िला वस्ती ले लें, ईस्ट का एरिया ले लें, गुलशन इकबाल ले लें, जहां पर आज एक और तिजोरी हाइट्स का वाक़या हुआ है जो जिसको आज बताया गया गुलशन इकबाल में, ऐसे बहुत सारे पार्क थे कराची के अंदर जिसके अंदर जो है वो चाइना कटिंग कर करके बेपनाह लोगों को जो है पिछली हुकूमत में जो है वो प्लॉट दिए गए, वहाँ पर आज घर तामीर है। अच्छा, वो जो पिछले दौर में दिए गए, जिनको पहली दफ़ा दिए गए वो आगे बेचकर चले गए। तो कराची में तो इस तरह की, मतलब मैं तादाद भी आपको नहीं बता सकता, अगर आप गिनना भी शुरू करें तो आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। बला तादाद ऐसे जो है वो रफ़ाई प्लॉट्स हैं, खेल के मैदान हैं जिसके ऊपर जो है इस तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। अच्छा, जो आपने बात की थी एनओसी वाली, ये कराची में आप पैसे दें और इस तरह की जितने दिल करे एनओसीज ले लें, तो ये बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर। गैर कानूनी जो कब्जे भी कराए जाते हैं, उनके पेपर्स भी बन जाते हैं, एक एक प्लॉट की 3-3 4-4 फाइलें। तिजोरी हाइट्स के हवाले से आज जब समात में ये बात हुई तो उसमें बात सामने आई कि जो कागजात हैं वही जो है उसमें जो है वो रद्द-ओ-बदल देखने में आया और ये बताया गया कि ये कागजात ही दुरुस्त नहीं है। जब कागजात ही दुरुस्त नहीं है तो फिर जो जिसके पास मालिकाना हकूक़ हैं तो वो मालिकाना हकूक़ भी दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से कल तक का टाइम दिया गया है कि जो मालकान हैं वो खुद बता दें कि वो इस बिल्डिंग को खुद गिराएंगे या अदालत इसको गिराने के अहकाम जारी करे। लेकिन इसमें भी एक अहम मामला ये है कि जो तिजोरी हाइट्स है
उसके अंदर भी तकरीबन तमाम फ्लैट जो हैं वो बुक हो चुके हैं। कुछ लोगों ने 50% अदायगी कर दी है, कुछ ने 70% अदायगी कर दी है। तो ये तमाम मामला है कि वहाँ भी एक लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। वो अभी बिल्डिंग आबाद नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने वो फ्लैट्स वहाँ पर बुक कराए हैं उनके लिए भी अब मामला ये है कि उनके लिए भी अब मसला आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि ऐसी जमीन पर जो रेलवे की अराजी थी। ठीक है अदिल, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट नेस्ला टावर को या तमाम नाजायज तजावुजात को गिराने का हुक्म तो दे रही है और उस पर इम्प्लीमेंट को भी इंश्योर करवा दिया कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जहां पर लोगों की अकोमोडेशन की बात आती है, उसको क्यों नहीं इंश्योर करवाया जाता? देखें, अदालत ने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने होते, अदालत ने कानून की किताब देखनी होती है। अदालत के सामने केस आ गया, उस केस में ये एस्टैब्लिश हो गया कि इसने इंक्रोचमेंट की है, उस केस में एस्टैब्लिश हो गया कि इसने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, तो अदालत के पास भी फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। अदालत ये नहीं कर सकती कि कोई रियायत दे दे। और इसमें भी इस्लामाबाद में भी जब एक फार्म हाउसेस का एक मुकदमा अदालत में चला था, तो उसमें अदालत ने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि कहा था कि ठीक है, आपके कानून में ये चीज लिखी हुई है कि एक खास उसकी जो पैमाइश होती है फार्म हाउसेस के हवाले से, तो उस कानून में अमेंडमेंट कर लें। तो अदालत खुद से, जाहिर है अदालत का भी अपना एक दायरा कार है। अब मामला है अगला जिम्मेदारी किसकी है? अगली जिम्मेदारी ये इंतजामिया की है। इससे पहले की जिम्मेदारी भी इंतजामिया की थी। ये इंतजामिया की नाअहली, बल्कि मिली भगत, बल्कि करप्शन से ही ये सब कुछ बना। अब ये जो तिजोरी हाइट्स, मुझे एक बात बताएं, ये जो तिजोरी हाइट्स है, ठीक है, नस्ला टावर में तो मुतासरीन है ना, ये बेचारे बेघर होंगे और इनको पता नहीं इंतजामिया किस तरह फैसिलिटेट वहां पर करेगी, लेकिन तिजोरी हाइट्स में भी लोगों ने अपनी जो जमा पूंजी है जिंदगी भर की यहां लगा दी है। अब उसको भी मालिक, या खुद जिस तरह कहा गया कि मालिक खुद गिरा दे या हम फिर गिराने का हुक्म देंगे। अगर मालिक खुद कह देता जी मैं गिरा देता हूं, ठीक है, अदालती ऑर्डर में ना आए चीज, तो कौन पूछेगा इनसे उन रुपयों से मुतलिक, उस जमा पूंजी से मुतलिक जो लोगों ने इनको जमा करा दी है? और कौन पूछेगा उस इंतजामिया से कि जब ये गड़ा खोदा जा रहा था, जब यहां खुदाई हो रही थी, जब यहां पर कंक्रीट की यहां स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा था, तो उस वक्त इंतजामिया सोई हुई थी। उन लोगों से, एनफोर्समेंट वाले लोगों से कौन पूछेगा? जिन्होंने मंजूरी दी उनसे कौन पूछेगा? वो दस्तावेजात जो आज रजा रब्बानी साहब ने पेश किए और उसमें अदालत ने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से ये ट्रांसफर की गई है, ये तो असल दस्तावेजात नहीं है, कौन पूछेगा उनसे? जो अफेक्ट है वो आम शहरी ही हो रहा है, जिसके पैसे डूब रहे हैं, जो बेघर हो रहा है। इसमें तो मैं समझता हूं कि इस वक्त चूंकि ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, ऐसा कानून बना देना चाहिए और ऐसी चारों सूबों में ये बाइंडिंग हो कि अखबार में किसी सोसाइटी का इश्तिहार या किसी टावर का इश्तिहार भी मुतलका अथॉरिटी से मंजूरी के बाद आए। बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये नैब से इसकी कोई पहले तौसीक, जिस तरह हमने कल आई थी, इसकी बात नहीं की और आम आवाम की बात नहीं होगी। अच्छा चले, मैं इस पे भी एक खबर आपसे मुख्तसरन से शेयर कर देता हूं। इसमें भी बड़ी अमेंडमेंट जो है होने जा रही है, इस पे हम आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। नैब में जो इख्तियारात वापस लेके तो वापस दिए जा रहे हैं, जी जी, ये इस पे भी बड़ी अमेंडमेंट होगी, आने वाले प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। लेकिन ये अखबारों में इश्तिहारात दे दिए जाते हैं, इश्तिहारात छप जाते हैं, और लोगों को लोग कहां से वेरिफिकेशन करें, कहां से पूछें, लोग कहां से तस्दीक कराएं? उस वक्त इदारे सोए रहते हैं और उसके बाद जब ये गिराने की बारी आती है तो उस वक्त तो जाहिर है जब अदालती हुक्म पर अब तो इन्होंने अमल करना है इन इदारों ने, लेकिन इन्हीं की कोताही है, इनसे भी पूछा जाए। ये जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो लोग इस वक्त वो महकमे छोड़ चुके हैं या महकमों में मौजूद हैं, उनको भी, उनका भी एहतसाब किया जाए। ठीक है, यहाँ पर अब देखना यही है कि अब नेस्ला टावर के जो मकीन हैं उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, किया भी जगह के नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर साहब, आपने टाइम दिया है। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शाकिर शुजाबाद की जो स्टोरी है उनकी हालत जार की। अब तो खैर इमदाद के ऐलानात का आगाज हो चुका है, लेकिन हालत जार से लेकर जो इमदाद देने के ऐलानात तक की जो तमाम स्टोरी है वो आपके साथ आज ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, 26 अक्टूबर को शाकिर शुजा आबादी साहब की एक वीडियो वायरल होती है जो कि दरियाए चनाब के करीब टोल प्लाजा पर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें मोटरसाइकिल पर कपड़े से बांध कर ले जाया जा रहा है। वीडियो देखकर जब ये वायरल हुई तो तमाम मद्दाह नाराज भी हुए, हुकूमत पर लान तान भी की। वीडियो वायरल होने के बाद हमें देखा हुकूमत भी एक्टिव नजर आई और उसके बाद इमदाद के ऐलानात का भी आगाज हो गया। अदील, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े बड़े असासे हैं, अभी रिसेंटली हमने उमर शरीफ साहब को खोया है, हमें तब क्यों याद आता है जब हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उनके पास घर में खाने पीने का सामान भी मौजूद नहीं होता है, इलाज कहाँ से करवाएं? तो हमें तब क्यों ख्याल आता है जब आवाम बोलती है, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, जब हालात हाथ से निकल जाते हैं? ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं, उनके साथ ऐसा होता है। और उन लोगों को मैं समझता हूँ कि जो इन मामलात को हाईलाइट करते हैं, जिस तरह अभी ये शाकिर शुजा आबादी साहब वाला ये जो क्लिप है, 26 अक्टूबर को एहसन हलीम साहब ने ये दरिया चनाब पे टोल प्लाजा के करीब ये उनसे खुद से जाकर वहाँ जब उन्होंने उनकी हालत ज़ार देखी, उनको कपड़े से बांध कर मोटरसाइकिल पे ले जाया जा रहा था, बड़ा दर्दनाक मंजर था। तो हमारे प्रोड्यूसर हैं असद चौधरी साहब, उन्होंने इसको ट्वीट किया। वो इतना फिर वायरल हुआ कि उसके बाद फिर हुकाम को होश आया। लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि ये एक दफ़ा नोटिस ले लिया उन्होंने भी, को मीडिया पर दिखा दिया, ऐलानात कर दिए। इससे पहले भी उस्मान बुज़दार साहब से इनकी मुलाकात हो चुकी है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं मुख्तलिफ निजी महफिलों में बैठ के इनके शेर पढ़ के सुनाते हैं, यानी वो इनसे इतना मुतासिर हैं। और उस वक्त उन्होंने इनसे कमिटमेंट की, इनकी इमदाद के हवाले से, वजीफे के हवाले से, इनके बेटे को नौकरी देने के हवाले से, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। यूसुफ रजा गिलानी साहब इससे पहले जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो आज तक बताया जा रहा है कि कोई इनको वजीफे की रकम नहीं मिली। अब तो ये एहसन हलीम साहब ये वीडियो ना बनाते या असद चौधरी साहब इसको ट्वीट ना करते तो वो तो जिस तरह, जिस हालत में वो अपने घर से किसी हकीम साहब के पास जा रहे थे, तो ये मामला भी हाईलाइट ना होता। और ये अपने कौमी हीरोज को इस हालत में देखकर और इस तरह के इनकलाबी शायर को इस हालत में देखकर। अदिल, हमारे पास वो क्लिप भी है, जी, मैं चाहूंगी कि आवाम वो पहले देख किस तरह से। अगर ये कोई आम इंसान भी है तो दिस इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। जरा आप ये वीडियो देखें। ये जो अभी हमने वीडियो देखी, इसके बाद मेरे पास कोई कमेंट नहीं है करने के लिए। सिद्दीक, मैं आपकी तरफ आऊंगी। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि जिसकी वजह से हमने हमारे तक ये वीडियो पहुंची, हुकूमत तक ये बात पहुंची और इमदाद का आगाज हुआ। अगर ये ऐसा ना होता तो फिर क्या हम अपने एक अजीम शख्स को खो देते? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। बहुत तकलीफ दे है और ये जनूबी पंजाब और सराइकी खित्ते का फख्र है, पहचान है इस खित्ते की, पाकिस्तान का फख्र है। इतनी अजीम शख्सियत, इतने बड़े शायर। और आपने दुरुस्त कहा कि अगर एहसन साहब ये ट्वीट ना करते और उसके बाद असद साहब इस को ट्वीट ना करते तो ये चीज़ शायद दूसरे से हाईलाइट ना होती। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, कम अज़ कम पंजाब हुकूमत उसके बाद एक्टिव हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक्टिव हुए, सिंध हुकूमत एक्टिव हुई और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ पे नासिर शहजाद डोगर साहब, वो गए, उन्होंने जाके पंजाब हुकूमत की तरफ से मुलाकात की, उस्मान बुज़दार साहब का पैगाम पहुँचाया और फिर अभी इनको वहाँ पे एडमिट करवाया गया है मिस्टर हॉस्पिटल में। और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जहांगीर खान तरीन साहब का। जहांगीर खान तरीन साहब आज गए, उनके साथ बहुत से MPAs थे, बहुत से रहनुमा थे उनके ग्रुप के, और उन्होंने जाके और ऐलान किया है कि 50,000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। मैं कल सुन रहा था हसन कावर साहब जो स्पोर्ट्स पर्सन है पंजाब हुकूमत की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वो ये गिन कर बता रहे थे 1 लाख रुपया फलां टाइम दिया था, 1 लाख रुपया फलां टाइम दिया था, 30,000 दिया। मैं कहता हूँ ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है, ये बातें बताने वाली नहीं होती। आपने लाख रुपए दिया, आप एहसान करते हैं। अगर यही आप आज पाकिस्तानियों को सिर्फ अकाउंट नंबर शेयर करते हैं ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों को करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में आ जाएंगे शाकिर शुजा आबादी साहब के। आप लाख रुपए बैठ के गिनवा रहे हैं, ये अफसोसनाक है। किसी के मामले में भी ये नहीं करना चाहिए। शाकिर शुजा आबादी साहब की बात नहीं कर रहा, किसी के मामले में भी नहीं करना चाहिए। आपने इमदाद दिया, आपने एहसान नहीं किया। आप एक फख्र है वो पाकिस्तान का, और आप यहाँ पे गिनवा रहे हैं कि 30-30 हज़ार रुपए गिनवा रहे हैं। मुझे कल बहुत ही ज्यादा जो है वो शर्मिंदगी हुई सुन के, जब वो मुजीब रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में गिनवा रहे थे कि ये पैसे दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वहाँ पे नासिर शहजाद डोगर साहब गए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे ये पता चला है कि निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं।
हम निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर से शुक्रिया अदा करते हैं और उन तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और इस पर भरपूर जो है वो आवाज़ उठाई है। ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारे जो कौमी हीरोज हैं, हम उनका अगर ख्याल नहीं रख पाएंगे तो जो आम आवाम है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एंड रियली थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हुई और ये आगे हुकूमतों तक पहुंची है और इसके बाद ये एक्शन भी लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे हमने कौमी हीरोज इसी तरह ही इसी लापरवाही से खोए हैं, ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और ये इस टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने कौमी हीरोज का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।